हेलो हेलो इकोनोवाइज के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने बाल भी कटवाए हैं और दाढ़ी भी बनवाई है, तो आप लोगों की तरफ 800 और हो गए। ये तो फ़ौरन ही भेज दें, इंतज़ार ना करें। डेली का जो खर्चा है वो तो आप उठाएं ना, बाकी के फिर बाद में देखते हैं। अच्छा अली, इससे पहले कि हम इंट्रो पे जाएं, हल्का सा अगर ऑडियंस और आप इजाज़त दें तो मैं लाइट सा गिद्दा फेंक दूं, क्योंकि डॉलर नीचे आया है। मेरे गाँव में बिजली आई है। इंट्रो। वेलकम बैक। अच्छा अली, ये जो डॉलर नीचे गया है, क्या हमारे अच्छे दिन आने लगे हैं? और ये जो पंजाब के इलेक्शंस के बाद, ज़िमनी इंतखाबात के बाद एकदम से आगे लग गई थी डॉलर को, और ये जैसी फॉरेन फंडिंग वाला को मामला हुआ है तो थोड़ा सा कंट्रोल में। इसका कोई आपस में लिंक है या हम ज़बरदस्ती बना रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो अब आपको याद है हमने कहा था कि इवेंचुअली को 4-6 महीने लगेंगे इस गवर्नमेंट को चीज़ें संभालने में। उसके बाद चीज़ें स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाएंगी, IMF के पैसे आ जाएंगे। उसके बाद इवेंचुअली हमारे कुछ जो दोस्त ममालिक हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो इन लाइन है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, चाइना है। तो IMF का तो अब हो गया है, आई थिंक 18 या 19 तारीख को बोर्ड मीटिंग है जिसमें अप्रूवल हो जाएगा, तो उसी दिन पैसे आ जाएंगे वो। और उसी वजह से आपने देखा है कि डॉलर एकदम जो उसने मतलब बेकाबू हुआ था वो फ़ौरन वापस आ गया। आपको 220 के आसपास इस वक्त डॉलर है, और ये 245 तक गया था। तो 3-4 दिन में 10-11% का डिक्लाइन है, और अभी तवक्को कुछ लोगों को है कि ये थोड़ा और नीचे आएगा। तो उस सेंस में तो हाँ, ये वाली जो मुश्किलात हैं ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता ईज़ आउट होना शुरू हो जाएंगी। बाकी जहाँ तक वो पेट्रोलियम लेवी है और बिजली शिजली है, उसमें भी जो बल्क मुश्किल बोझ आना था वो आ गया है। और आगे मेरा ख्याल है अब, क्योंकि जब बेसिकली फंड फ्लो वगैरह आएगा और इस तरह की दूसरी चीज़ें आएंगी, तो अब उम्मीद यही करनी चाहिए कि चीज़ें जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी बहाली की तरफ। इवेंचुअली जब लोगों को ये तसल्ली होगी, फॉर इंस्टेंस अब एक रीज़न जिस वजह से डॉलर इतनी जल्दी जल्दी नीचे क्रैश किया है वो ये है कि IMF के बाद फॉर इंस्टेंस एक्सपोर्टर्स ने अपनी पेमेंट्स डॉलर में होल्ड करके रखी हुई थी। जब उनको नज़र आया कि अच्छा अब ये, क्योंकि फ्रैंकली रिस्क था, मतलब जब तक IMF क्लियर नहीं था एक रिस्क ज़रूर था कि पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट जिस तरह का है उसमें किसी स्टेज पे शायद एक डिफ़ॉल्ट की प्रॉबिलिटी भी थी। जब उनको नज़र आया तो उन्होंने इफ़ेक्टिवली इसकी क्रैश सेल करनी शुरू कर दिया। मतलब इस वक्त आज सिचुएशन ये है कि लाहौर में अगर आप डॉलर लेके मनी चेंजर के पास जा रहे हैं तो वो 210 में भी अक्सर जगहों पे उसको ख़रीदने के लिए आपको लोग नहीं मिल रहे हैं। सो बेसिकली जो मनी चेंजर हैं उन्होंने बाइंग इस वक्त होल्ड की हुई है, बाइंग नहीं कर रहे हैं वो, जिस तरह एक ज़माने में वो सेलिंग नहीं कर रहे थे जब डॉलर ऊपर जा रहा था। दूसरा इसमें एक फैक्टर वो भी था, ज़ाहिर सी बात है कि जब ये तसल्ली आ गई है तो वो जो बैंक्स और मनी चेंजर्स थे उनको भी थोड़ा सा स्टेट बैंक ने खींचा है। कल आई थिंक स्टेट बैंक ने 3 बैंक्स को फ़ाइन किए हैं, जिनमें से 2 पे फॉरेक्स ट्रेडिंग की वजह से भी पेनल्टीज़ डाली हैं, और मनी चेंजर्स वगैरह के बारे में भी कोई 2 दिन पहले इसी तरह की चीज़ की गई थी। तो ये सब चीज़ें मिल मिला के इसका मतलब ये है कि अब स्टेट बैंक मॉनेटरी साइड पे और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ये बेसिकली ओवरऑल फिस्कल पॉलिसी साइड पे ये चीज़ें अब कंट्रोल में आनी शुरू हो गई हैं इनके। और अब यहाँ से आगे ज़ाहिर सी बात है, अगर जो गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट आने की तवक्कुआत हैं बहुत ज़्यादा, वो जब आएगी तो चीज़ें अब यहाँ से बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। उसके अलावा आपने क्या कहा कि इलेक्शंस का कोई ताल्लुक था इससे, पंजाब इलेक्शंस का और अब केस का? अच्छा हाँ, आई थिंक पंजाब इलेक्शन का ना थोड़ा सा ताल्लुक ज़रूर था। सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आया था और वो और उसकी वजह ये थी कि एक तो मतलब जिस तरह आपने भी पेशगोई की थी कि जिसमें मुझे आज तक गाली पड़ रही है कि मैंने ये कहा था कि पंजाब की गयूर अवाम एब्सोल्युटली यस पे ठप्पा लगाएगी।
हाँ, और वो आपकी ना, आई थिंक आपका जो मतलब बेसिक प्रेमिस था ना वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन हमने ना, मेरा ख्याल, क्योंकि मेरा भी फ्रैंकली आप एक इंतहाई मतलब आपकी वो, आप एक सीनियर तजियाकार हैं और आपकी एक जय्यद राय है, तो उस वजह से मेरे जैसे लोगों की राय भी उसी तरह की थी कि आप मतलब कि कोई इम्कान नज़र नहीं आता है कि दो महंगाई शंगाई हो गई है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो पंजाब में 12-13 सीटें ना निकाल सके। मतलब मेरा अपना भी ख्याल था कि 12-14 सीटें मुस्लिम लीग नवाज़ जीतेगी, आज़ाद को जीतने की भी उम्मीद थी। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है आपके जो बेसिक प्रेमिस था ना उसमें हम एक चीज़ इग्नोर कर गए थे, और वो चीज़ ये थी कि पंजाब के गयूर और इंतहाई समझदार अवाम एक और फैक्टर को भी कम ज़हन में रखे हुए थे, और वो ये था कि अब हालात वो नहीं है कि बाप बेटा इकट्ठे चल सकें। तो उनको नज़र आ रहा था, मतलब आप देख लें फ्रैंकली इलेक्शन के बाद भी अगर वो मुस्लिम लीग काफ और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ना आता, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने एक पिछले फ़ैसले को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, तो हुकूमत तो नहीं बन रही थी तरीके। लेकिन पंजाब वालों को समझ आ गई थी कि ये कॉम्बिनेशन चलने की गुंजाइश यहाँ नहीं है इस तरह के हालात में, और जब भी ये चलता है इससे मसले ही पैदा होते हैं। तो वो चाहते थे कि हमें शहबाज शरीफ साहब तो चाहिए हैं, लेकिन नीचे हमें तो मेरा अपना ख्याल है कि अगर मतलब फ्रैंकली ये हाइंडसाइट है, हाइंडसाइट ओपिनियन है, हाइंडसाइट ओपिनियन कोई भी दे सकता है, मतलब हम भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर वो जब वज़ीर परवेज़ इलाही साहब ने इनकार किया था तो मुस्लिम लीग नवाज़ किसी और शख्स को वज़ारत आला के लिए नामज़द करती तो शायद बहुत सी जगहों पर कान खड़े ना होते और ये सब ना होता। अब बाकी जहाँ तक अनसर्टेनिटी डॉलर के साथ लिंक्ड है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उस पर बहुत ज़्यादा असर डाला था, और उसकी वजह ये है फ्रैंकली कि मार्केट्स को भी और हर एक को ये अंदाज़ा है बड़ी अच्छी तरह कि इमरान खान साहब ने जिस तरह की बातें अब कर दी हैं और जिस तरह वो खुल के मतलब अब मुल्कों के नाम ले रहे हैं इफ़ेक्टिवली, वो आपको याद होगा सऊदी अरेबिया से बात शुरू हुई थी नाम लेने की, उसके बाद यूके का नाम भी आया, यूएसए का नाम भी आया। तो ये वो मुल्क हैं जहाँ फ्रैंकली मतलब हमारी बहुत ज़्यादा रिलायंस है इनके ऊपर, हमारी ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारे रेमिटेंसेस का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो मार्केट्स बहुत जिटरी थी इस चीज़ के ऊपर कि कहीं खान साहब वापस तो नहीं आ रहे हैं, और वो आई थिंक उस और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया था वो भी मतलब लोगों को तवक्को ये आखिर में भी यही थी कि अच्छा चलें शायद कोई ना कोई चक्कर निकल आएगा और काफ लीग की वजह से चौधरी शुजात साहब के ख़त की वजह से शायद पीटीआई स्पॉन्सर्ड हुकूमत नहीं बन सकेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो था उसके बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी आई थी, वो एक फैक्टर ज़रूर था इस सारे चक्कर में। नॉर्मली इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, इवन इलेक्शन था या डॉलर है, कोई एक फैक्टर तो नहीं होता, मल्टीपल, लेकिन अनसर्टेनिटी थी, डिफ़ॉल्ट का रिस्क इंक्रीज़ किया था उसके बाद लोगों की नज़रों में। तो उस वजह से आई थिंक वो जो आपने एकदम देखा कि डॉलर छत फाड़, हाँ 210 से एकदम चढ़ते वो 245 भी गया, हाँ 245 200 तक गया। तो वो उसकी वजह वो एक फ़ैसला भी था। नॉर्मली जो अदालती फ़ैसले होते हैं पाकिस्तान में, ये कोई अच्छी असरात इनके इकॉनमी में नहीं होते, भले वो रिकॉर्डिक हो, भले वो कारके हो, भले वो आपका स्टील मिल का फ़ैसला हो, ये है मतलब। तो ये भी एक चीज़ है जिस पे हमें सोचना चाहिए कि हम मतलब वो जो स्टैंडर्ड लीगल जूरिस्प्रूडेंस है उसको किस तरह वापस लेके आ सकते हैं, ताकि ये जो अब्रप्टनेस है जो एक्चुअली मार्केट्स के कॉन्फिडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करती है, इसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत बुनियादी सवाल कि फ़ौरन और ममनुआ फंडिंग में क्या फ़र्क है? अच्छा, हर फॉरेन फंडिंग ममनुआ फंडिंग नहीं होती, और ममनुआ फंडिंग फ़ौरन फंडिंग सिर्फ फ़ौरन फंडिंग नहीं होती। सो पहली चीज़ फ़ौरन फंडिंग क्या है? फ़ौरन फंडिंग हर वो फंडिंग है जो मुल्क से बाहर से फॉरेक्स की फॉर्म में आ रही है। सो फॉर इंस्टेंस अगर अली आफ्ताब सईद एक डुअल नेशनल हैं जो अमेरिका में रहते हैं, या इवन रेजिडेंट हैं H1B वीज़े पे अमेरिका में काम करते हैं,
और वो पाकिस्तान के शहरी भी हैं, उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट भी है। तो अगर अली आफ्ताब सईद पाकिस्तान में पैसे भेज रहे हैं तो ये इफ़ेक्टिवली फॉरेक्स बेस्ड फंडिंग है। अच्छा, उसमें एक और फॉरेन फंडिंग की जो एक एडिशनल वो आती है, वो आ जाती है जहाँ को फॉरेन हुकूमत डायरेक्टली किसी या फॉरेन एंटिटी डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर रही हो। जैसे आपको याद होगा एक ज़माने में अमेरिका में इल्ज़ामात लगे थे कि चीन की हुकूमत जो है अमेरिका में सियासतदानों को सेनेट की कैंपेन्स के लिए और कांग्रेस की कैंपेन्स के लिए बाकायदा लॉबीज़ के थ्रू फंड करती थी। ये 2000 के आसपास ये इल्ज़ामात, 2000-2004 के आसपास ये इल्ज़ामात लगे थे। ये जो मौजूदा सदर बाइडन हैं, इनके बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने यूक्रेन से, तो ये तो है फॉरेन फंडिंग। अच्छा, ममनुआ फंडिंग बेसिकली हर वो फंडिंग है जो लेना गलत है। इसमें वो फंडिंग भी है जैसे हमने अभी बात की कि आप किसी गैर मुल्की हुकूमत से लें, किसी गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग लेना ममनुआ फंडिंग है। उसके बाद किसी गैर मुल्की शहरियों से फंडिंग लेना भी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, मतलब हर कोई भी शख्स जो पाकिस्तान का शहरी नहीं है उससे फंडिंग लेना भी ममनुआ फंडिंग है। तो ये बेसिक फ़र्क है इन दो चीज़ों में। अच्छा, अब फिर वही बात है कि पता नहीं क्यों लोगों को कई दफ़ा या कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि हम जो तज्जिया कर रहे होते हैं उसमें कोई हमारी ख्वाहिश भी शामिल होती है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं। और वो क्या आपको लगता है कि इस केस की वजह से मक्कू भी ठप्पा जा सकता है या इतनी कोई सीरियस ये ऑफेंस नहीं है? अच्छा, ये ना मतलब अगेन सर्टेनिटी से कहना मुश्किल, बट पहले हम ना समझ लेते हैं हुआ क्या है। यहाँ हुआ ये है कि अमेरिका और यूके में कुछ एंटिटीज़ थी जो चैरिटेबल वर्क में थी। उसमें इवन एक टाइम पे इमरान खान फाउंडेशन भी थी जिसके ट्रस्टीज़ में इमरान खान साहब, उनकी साहबका अहलिया थी, आई थिंक 2 बेटे भी थे। उसको फिर डिज़ोल्व कर दिया गया था आई थिंक 15-16 में, जब ये इस पर स्पॉटलाइट वगैरह ज़्यादा आई थी। तो और दूसरी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी, वूटून लीग थी वो जिसका जिक्र आ रहा है। उसके बाद और इस तरह की एंटिटीज़ थी। ये एंटिटीज़ खड़ी की गई और अब यहाँ 3 तरह की चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कुछ केसेस के अंदर तहरीके इंसाफ ही के लिए फ़ंडिंग रेज़ की गई, लेकिन उसमें कुछ फ़ंडिंग ऐसी है जो ऐसे लोगों की तरफ से या ऐसी कंपनियों की तरफ से आई जो गैर मुल्की थी, जो पाकिस्तानी या डुअल नेशनल नहीं थी। तो एक तो मसला यहाँ आया। दूसरा ज़्यादा बड़ा मसला ये आया कि कई जगहों के ऊपर वो फंडिंग एक्चुअली शौकत खानम ट्रस्ट के लिए या दूसरे इमरान खान साहब के जो फलाई काम है उनके नाम पे ली गई और उसका कुछ हिस्सा जो है वो शौकत खानम के अकाउंट्स में आया। अच्छा, ये एक्चुअली ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर जो पाकिस्तान का मसला है वो तो है ही है, इसके ऊपर ये सारे का सारा जो नेटवर्क है, एफिलिएट और पूरा साइकिल जो है, ये इवन उन मुल्कों की अथॉरिटीज़ की इन्वेस्टिगेशन भी इसके ऊपर खुलेगी, यकीनन खुलेगी अब, जहाँ ये एक्टिविटी हुई। सो फॉर इंस्टेंस वूटून है, वूटून लीग एक चैरिटेबल लीग थी, लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए फ़ंड रेजिंग कर रही थी, उसका एक सर्टन हिस्सा एक पॉलिटिकल पार्टी की फ़ंड रेजिंग के लिए आया। अब ये चीज़ जो है ये बरतानवी कवानीन में इसकी इजाज़त नहीं है। सिमिलरली अमेरिका के अंदर ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जहाँ फ़ंड रेजिंग की गई और उसके बाद उसको पीटीआई की तरफ ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है, अब इसके ऊपर भी अमेरिका के अंदर इम्कानात हैं कि प्रोब होगी। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि मतलब अगर आपने वो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी देखी हो तो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी के केस में एक चीज़ जो बड़ी ऑब्वियस थी वो ये थी कि फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी को अमाराती बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स की एक्सेस थी समहाउ। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल के ऊपर मतलब कोऑपरेशन कह लें, कोई अमाराती अथॉरिटीज़ की तरफ से भी इस इन्वेस्टिगेशन में आया है। और सिमिलरली सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, ये 5 मेन जगह हैं जहां ऐसी कुछ एक्टिविटी हुई है जो इवन वहाँ के कवानीन के हिसाब से भी शायद उसके ऊपर अगर वो अथॉरिटीज़ एक्शन लेना चाहें तो वो ले सकती हैं। आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में भी थी और जब पेज भी सेम था, वो तब भी नहीं चाहती थी कि फॉरेन फंडिंग का कोई फैसला भी आए। मतलब हक
मुखालफत बहुत बात की बात है, वो ये चाहती नहीं थी कि फ़ॉरेन फंडिंग। उसकी वजह ये है कि इवन उस वक्त भी आई थिंक इनको ये एहसास हो गया था कि हमें पाकिस्तान में तो शायद कोई मसला ना हो, लेकिन इसमें कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसके ऊपर से यूएस अथॉरिटीज़ या यूके अथॉरिटीज़ इवेंचुअली किसी स्टेज के ऊपर हमें, और ख़ास तौर पे यूएस और यूके अथॉरिटीज़ किसी स्टेज के ऊपर हमें इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर सकती हैं, हमारे ख़िलाफ़ चार्जेस आ सकते हैं, हमारे ख़िलाफ़ प्रोब शुरू हो सकती हैं। तो ये सबसे जो बेसिक कंसर्न था उस टाइम पे ये वो था। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ है कि अब हालात भी, मतलब पॉलिटिकल हालात भी, इमरान खान साहब पावर से निकल गए, ही इज़ वेरी बेटर अबाउट न्यूट्रल्स। उन्होंने मतलब ये खान साहब तो उस वक्त भी फॉरेन फंडिंग का फैसला नहीं चाहते थे जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर थे। तो अब तो जो बाइडन सदर हैं, जिनके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने एक पूरी चार्जशीट पब्लिक की हुई है, बरतानिया का नाम पीटीआई के एहलकार, यूके यूएस का नाम खुला के लेते हैं, सऊदी अरेबिया के बारे में तो खैर खान साहब दबे लफ्ज़ों में, शाह महमूद कुरैशी साहब आपको याद होगा, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर ही ऐसी बात कर दी थी जो नहीं थी। सिमिलरली तो मतलब वो इस मामले से डायरेक्टली चाइना का ताल्लुक तो नहीं है, बट इस वक्त तो बेसिकली खान साहब जो हैं वो खान साहब वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अच्छा, अब इसमें वो जो दूसरी इम्प्लीकेशन है, वो जो आप वाली बात है कि खान साहब, मेरा अपना ख्याल है वो जिस तरह हमने एक दफ़ा बात की थी ना कि जिस तरह इसहाक डार और नवाज शरीफ साहब हैं, इनसे वो नो बॉल हो गई हुई है जो पिच पे चलने वाली होती है, मेरा ख्याल खान साहब से भी वो नो बॉल हो गई है। और खान साहब बेसिकली जो हैं मेरे ख्याल में अब इवेंचुअली उसी राउट पे जाएंगे जिस पे नवाज शरीफ साहब गए थे। और नवाज शरीफ साहब, जब आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब निकले थे तो इनकी जमात की हुकूमत थी, खान साहब की जमात की भी पंजाब में हुकूमत है। नवाज शरीफ साहब को याद होगा उस वक्त नवाज शरीफ साहब और उनका बयानिया बहुत पॉपुलर लगता था। मतलब हमें कहा जाता था कि जी नवाज शरीफ साहब तो इस वक्त ललकार रहे हैं, और अवाम इमरान खान साहब के केस में भी ऐसे ही है। सिमिलरली उस टाइम पे नवाज PMLN अगर आपको याद हो तो मतलब उसकी मतलब जिसको कहते हैं कि वो पॉपुलर बेस या इलेक्टोरल स्ट्रेंथ उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ था, पार्टी नहीं टूटी थी, जो लोगों को आमतौर पर PTA के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। तरीका शायद थोड़ा मुख्तलिफ हो, इवेंचुअली शायद थोड़ा ज़्यादा लंबा हो, लेकिन मुझे अब लगता यही है कि मतलब एक तो प्योर लीगैलिटी के ऊपर दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू। अगर आपने 62(1)(f) के ऊपर नवाज शरीफ साहब को गलत एफिडेविट और गलत मालूमात और गलत फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर निकाल दिया था या नायल कर दिया था, तो एक तो उसकी वैसे ही मतलब कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है कि आप एक अलग यार्ड स्टिक इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल होगी। मतलब जस्टिफिकेशन मैं मतलब वो जिसको कहते हैं ना उस सेंस में नहीं कह रहा कि मतलब मेरे ओपिनियन है ये, बट बड़ा मुश्किल होगा ये करना। दूसरी चीज़ वो है कि वही खान साहब वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब जब आपके पास आ जाए ना मतलब अमाराती और सऊदी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है तो ये आराम से नहीं मिलती हैं, और अगर ये इंफॉर्मेशनें आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो देखा गया है, समझा गया है, और उसके बाद ये फैसला हुआ है कि अब कुछ कर दिया जाए, अगले माइंड कर गए। तो हाँ, तो मुझे एहसास ये हो रहा है अब कि गालिबन टाइम शायद थोड़ा ज़्यादा लगे कम लगे, तरीका शायद उससे कुछ मतलब अलग हो, कोई JIT बैठे ना बैठे, कोई XYZ बैठे ना बैठे, अदालत में फ़ैसला हो, कहीं और फैसला हो, बट इवेंचुअली शायद अब हमें नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब के बाद इमरान खान साहब भी उसी लिस्ट में जाते नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल जो है वो ये है कि कुछ अरसे पहले शायद लेट जून में आपने ये प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया के भी हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद फिर हमने देखा कि वहाँ पर जो सारा कुछ हुआ, तो अब वहाँ पर लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, वो संभाल रहे हैं, ठीक तरीके से चल रहा है, मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है, जल्दी निकलते नज़र आते हैं उस मसले में से जहाँ वो फंसे हैं, या अभी चलेगा मामला? अच्छा, मेरा ख्याल है इंडिया ना इस वक्त वहाँ है जहाँ हम पिछले साल अक्टूबर में थे, और अभी रियलाइजेशन नहीं है कि हम एक मसले में जा रहे हैं। मतलब हमारे केस में मतलब एक चीज़ जो कही जाती है कि
शायद वो जो सियासी तब्दीली आई थी वो बहुत बड़ी वजह थी इस सारे अदम इस्तेहकाम की। उसमें ऑफ कोर्स एक फैक्टर ज़रूर था, दो फैक्टर ज़रूर थे। एक फैक्टर तो था वो जब आपने मतलब सारी दुनिया में एनर्जी की प्राइसेस और फ्यूल की प्राइसेस चढ़ रही थी और आपने कहा कि नहीं जी हम इसको सपोर्ट करेंगे, तो एक वो था। दूसरा, इसी सारे प्रोसेस में आपने IMF के साथ अपनी डील का कॉवेनेंट तोड़ा, तो IMF ने भी कहा कि अच्छा जी ठीक है, अब मतलब फरवरी में IMF ने पैसे रिलीज़ किए, फरवरी में ही आपने उसके बाद ये ऐलान कर दिया और IMF ने कहा अच्छा फिर अब अगले के लिए आपको हमारे साथ रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। और अब उन्होंने बेसिकली वो जो खान साहब ने हरकत की थी उसकी वसूली भी करवाई है कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा, हम इस पर कोई इफेक्टिवली उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस शो की है। अच्छा, पाकिस्तान के केस में अच्छी चीज़ आई थिंक ये हो गई है कि पाकिस्तान ने IMF मतलब सिचुएशन को रियलाइज़ करते हुए IMF के पास जाने का डिसीजन टाइमली ले लिया है। दूसरी चीज़ ये है कि हालात को देखते हुए और आगे चीज़ों को फोर्स ही करते हुए ये जो इस वक्त नेगोशिएशन वगैरह की गई हैं हमारे स्पेशली GCC के ममालिक के साथ इक्विटी सेल वगैरह की, ये भी आई थिंक मतलब टाइमली डिसीजन है कि अगर आगे कोई फॉरेक्स शॉक वगैरह आते हैं तो मामलात बेहतर रहे। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के केस में ना इस वक्त सिर्फ एक फ़र्क है। पाकिस्तान के साथ मसला जो है ना सबसे बड़ा वो ये है कि पाकिस्तान का मतलब डेट अगर आप मतलब दुनिया के साथ कंपेयर करके देखें तो बड़ा मैनेजेबल है। हम मतलब जिसको कहते हैं ना फिस्कली कई मुल्कों की नस्बत डेट टू GDP देख लें या दूसरी चीज़ें देख लें, हम मतलब अच्छे ममालिक की। हमारा सिर्फ एक मसला है और वो ये है कि रुपए की डिमांड नहीं है कहीं पे भी। अब रुपए की डिमांड कैसे, और ये एक्चुअली ये सारी IMF डील के बाद हुकूमत को अब इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि वो रुपए की डिमांड किस तरह जनरेट करवाती है। अब रुपए की डिमांड किस तरह जनरेट होती है, रुपए की डिमांड इस तरह जनरेट होती है फॉर इंस्टेंस कि पाकिस्तान में ग्लोबल टूरिज़म जो है वो तकरीबन $8 बिलियन टोटल टूरिज़म जो है वो $8 बिलियन है, जिसका को तकरीबन 80% के 85% हिस्सा जो है वो डोमेस्टिक टूरिज़म है। ठीक है, इसका मतलब आपका ग्लोबल टूरिज़म जो है वो 1.5% के आसपास। अच्छा, अगर आप इसको कंपेयर करें तुर्की से जिसकी आबादी हमसे को तकरीबन 40-45% है आधी है, तुर्की का ग्लोबल टूरिज़म है $44 बिलियन और इसका बल्क जो है मतलब इसका 50% से ज़्यादा जो है वो एक्चुअली फॉरेन टूरिज़म है। अच्छा, इससे भी हम एक लेवल और आगे हैं तो UAE का ग्लोबल टूरिज़म जो UAE का टोटल टूरिज़म इंडस्ट्री है वो $80 बिलियन के आसपास है और वो तकरीबन सारे का सारा फॉरेन टूरिज़म है। ठीक है, सो एक तो डिमांड इस तरह जनरेट होती है कि आप लोगों, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पाकिस्तान आएगा उसको पाकिस्तानी रुपया चाहिए है, जब पाकिस्तानी रुपया चाहिए इसका मतलब रुपये के लिए एक लिक्विड मार्केट जनरेट होगी और उसकी नतीजे में आपको मतलब जाहिर सी बात है लोग जब रुपया ख़रीद रहे हैं खुलेआम और बेच रहे हैं तो वो लिक्विडिटी का क्राइसिस क्रिएट नहीं होगा। अच्छा वो अब तो हमने डॉलर देने हैं, हमें रुपया लेके डॉलर कौन देगा, वो फिर इवेंचुअली IMF देता है या कोई और देता है और उसके अलावा। अच्छा, दूसरा इसका तरीका ये है कि फिर आप एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स हैं, अब वो इन्वेस्टमेंट्स जो है ना वो थिन एयर में कभी नहीं आती। इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक एक्सपोर्ट है और रेमिटेंसेज है जिस पे हम काम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, रेमिटेंसेज में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, मतलब दुनिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन एक्सपोर्ट है जाहिर सी बात है उस पर हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, दोबारा बात करना है। एक तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी, दूसरा हमें मतलब टूरिज़म अगर बढ़ा सकते हैं किसी तरह तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सबसे क्रिटिकल चीज़ है कि हमें ना दुनिया के साथ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। हमें कोशिश करनी होगी कि दुनिया की कंपनियां आके हमारे यहाँ कारोबार करें, क्योंकि जब वो हमारे यहाँ आके कारोबार करेंगी तो जाहिर सी बात है, से फॉर इंस्टेंस अगर हिटाची आता है और पाकिस्तान में शोरूम खोलता है और ऑफिस खोलता है तो उनको बेसिकली यहाँ पर रेंट देने के लिए, बिजली देने के लिए रुपया चाहिए, को 2-3 साल इन्वेस्टमेंट चाहिए वो। सो ये अगर ये कॉन्टेक्ट। अच्छा, इंडिया के केस में अब यहाँ से हम चले जाते हैं। सो एक तरीका जो है वो रुपए की डिमांड क्रिएट करने का वो ये भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेट करें, और इसीलिए जो इंपोर्ट पे लॉन्ग टर्म बैन है वो कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। बिकॉज जब आप इंपोर्ट करते हैं तो एक दिन कैलॉग को पता चला कि यार मेरे तो इतने कॉर्नफ्लेक्स पाकिस्तान जाते हैं। उन्होंने कैलॉग प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान कराची में
रजिस्टर करवाई और अब केलॉग प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। अगर इवेंचुअली डिमांड बढ़ेगी तो किसी ना किसी स्टेज पे ये भी हो सकता है कि केलॉग कहे कि हम इसका प्लांट पाकिस्तान में ले आएंगे, या कोई मेजर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पाकिस्तान में ले आएंगे, या पैकेजिंग पाकिस्तान में ले आएंगे। तो इवेंचुअली उससे चीज़ें आगे ग्रो ही करेंगी, चीज़ें मतलब नीचे नहीं जाएंगी। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ जो थी वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क जो बेसिकली है वो ये है कि इंडिया के अंदर पिछले को 10-15 साल में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा आई। उसकी वजह ये है कि 1992 में जब इंडिया की इकॉनमी इफ़ेक्टिवली स्टॉल कर गई थी, तो मनमोहन सिंह साहब वज़ीर ख़जाना थे, नरसिम्हा राव वज़ीर आज़म थे, तो तब इन्होंने एक कंसर्टेड डिसीजन लिया था कि हम अब एक ट्रेड लिबरलाइजेशन की और बिज़नेस रिजीम लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लेके आएंगे, जिसमें हम बहुत सी कंपनियों को दावत देंगे कि वो इंडिया आएँ और इंडिया की मार्केट को उनके लिए खोल देंगे। सो फॉर इंस्टेंस पेप्सी जो है वो 1994 या 95 में इंडिया आई थी, 93 या 94 में इंडिया आई थी। इससे पहले पेप्सी इंडिया में नहीं होती थी। कोक होती थी, पेप्सी उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करती। और बहुत सी कंपनियां थी इंडिया आई, कई कारोबार चले, कई के नहीं चले, लेकिन उससे हुआ ये कि इंडिया में एक कॉन्टीन्यूस इन्फ्लक्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो भी जो स्टॉक एक्सचेंज में, बॉन्ड मार्केट में, और आपकी जो बिजनेसेस के अंदर एफडीआई की फॉर्म में वो भी आता रहा है। अच्छा, ये जो एफडीआई है ये इंडिया के लिए, और एफपीआई है ये इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज इंडिया टू रन्स अ लार्ज ट्रेड डेफिसिट। मतलब इफेक्टिवली ये कोई अभी अंडर इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमी है, और उस वजह से ज़ाहिर सी बात है एक्सपोर्ट कम, एक्सपोर्ट है इंडिया की, लेकिन उसकी इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स उससे कहीं ज़्यादा है। इंडिया रिलाय करता है इसको ब्रिज करने के लिए एफडीआई और एफपीआई पे, और इंडिया की बेसिकली जो फॉरेक्स रिजर्व पिछले 15-20 साल में बलून की है वो भी इसी वजह से की है कि अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि मतलब इस साल जुलाई तक इंडिया से सिर्फ एफपीआई में $40 बिलियन बाहर गया है। ये बड़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट है। इंडिया को 600 बिलियन के आसपास का कोई फॉरेक्स रिजर्व है, तो $40 बिलियन एफपीआई में से निकलना एक बड़ी मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट है। आरबीआई के पास ऑफ कोर्स की लेवरेज है कि वो उसके पास क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व तगड़े हैं तो वो मनी मार्केट इंटरवेंशन करता रहता है। सिमिलरली जो स्टॉक मार्केट के अंदर उसका इम्पैक्ट आया था वो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से वो लोकल डिमांड से उसको ब्रिज किया जा रहा है। लेकिन इंडिकेशन ये सारी की सारी इसी चीज़ की तरफ है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई के नंबर्स भी नीचे जा रहे हैं, एफपीआई का पैसा एक्चुअली इंडिया से बाहर निकल रहा है। और नॉर्मली जब कोई करेंसी डिस्टेबलाइज होना शुरू होती है तो एक टिपिंग पॉइंट आता है जिसके बाद एक्चुअली स्पेशली वो इकॉनमी, अगर हम वो आज ही इनफैक्ट ब्लूमबर्ग ने सुबह स्टोरी की हुई है कि ये साउथ एशिया का जो क्राइसिस है, पहले श्रीलंका था, फिर पाकिस्तान आया, फिर बांग्लादेश है, अब इंडिया है, तो ये कहीं उस तरह तो नहीं जैसे साउथ ईस्ट एशिया का 97 का क्राइसिस आया था। और वो इसी तरह आया था कि एक दिन हुआ ये कि दुनिया के जितने इन्वेस्टर थे उनका एतमाद उठ गया साउथ ईस्ट एशिया से, और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इन कैश करा के पैसा वापस ले जाना शुरू कर दिया। तो मुझे मतलब इंडिया के जो इंडिकेटर जा रहे हैं कि मतलब लोकल इकॉनमी की कंडीशन काफ़ी वीक है। पहले ड्राई स्पेल आया है, अगर क्लाइमेट के हिसाब से देखें पहले ड्राई स्पेल आया है, अब एक्सेसिव फ्लडिंग है जिसका इम्पैक्ट भी प्रोडक्टिविटी पे आएगा। सो एक ऑलरेडी बुरा इकोनॉमिक क्लाइमेट है जो मतलब डीमोनेटाइजेशन और इस तरह की काफ़ी चीज़ों की वजह से बना हुआ था। उसके बाद अब ये प्रोडक्टिविटी के नंबर भी आएंगे इवेंचुअली, मतलब और अब हम ये देख रहे हैं कि जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं उन्होंने भी जब इंटरेस्ट रेट चढ़ना शुरू हुए हैं, वो भी एक फैक्टर है, उन्होंने भी पैसा निकालना शुरू कर लिया। वो जो हम जिस तरह हमने तब जून में भी ये कहा था कि साल से 1.5 साल के होराइजन के अंदर काफ़ी मतलब प्रेशर है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। काफ़ी इम्कानात यही हैं कि इंडियन इकोनॉमी भी एक्चुअली उसी साइकिल से गुजरेगी जिससे श्रीलंका और पाकिस्तान की इकोनॉमी गुजरी है, और बांग्लादेश अब उस तरफ को आ रहा है। दो बांग्लादेश की एक्चुअली मतलब अगर आप ओवरऑल
मतलब ट्रेड परफॉर्मेंस देखें तो वो बेहतर है बाकी ममालिक की निस्बत, लेकिन वो भी IMF के पास चले गए, वो भी IMF के पास चले गए हैं, वो एक्चुअली टाइमली चले गए हैं, मतलब वो शायद हमसे भी ज़्यादा टाइमली चले गए हैं। इंडिया के केस में जो सबसे दो बड़े इशू हैं, एक तो डिनायल है। सो डिनायल से नुकसान ये होता है कि जब वो हिट करता है तो बहुत बुरी तरह हिट करता है। एक तो वो है, और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब अल्टीमेटली डिपेंड इसी चीज़ पे करेगा कि कितनी जल्दी ये डिनायल से रियलाइजेशन मोड में आते हैं और चीज़ों को फिक्स करना शुरू करते हैं। बट मतलब वो जो प्रोडक्टिविटी के नंबर हैं, FPI के नंबर हैं, ये एक्चुअली बिगड़ते जा रहे हैं। तो साल से 1.5 साल है, और ये एक्चुअली जो इंडियन इकोनॉमी का जिटर है, ये शायद किसी लेवल पे थोड़ी सी ग्लोबल वरी भी होगी, क्योंकि मतलब इंडिया अब एक मतलब दुनिया की बड़ी मईशतों में से एक बन गई है, तो शायद ये वाले इम्पैक्ट भी उसकी वजह से आएंगे। तो देखते हैं कि अब आगे इसको किस तरह परसू करती है इंडियन गवर्नमेंट। मगर इस वक्त हालात मतलब मेरे ख्याल में ये लग रहे हैं कि इंडिया इस वक्त यहाँ है जहाँ हम पिछले साल अक्टूबर नवंबर में थे, और चीज़ें अब उसी डायरेक्शन में जा रही हैं जिनसे हम गुजरे थे। थैंक यू। खुदा करे कि हमारे हुक्मरानों को मतलब कोई ऐसी मत आए कि वो अच्छे फ़ैसले करें, और जिससे हमारा ख़िता बिलखुसूस, और वैसे तो पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया जो है वो ये इस तमाम मसाइल से बाहर आ सके, इकोनॉमिक मसाइल से और दीगर मसाइल से भी। लेकिन ये सब कुछ शुरू कहाँ से होगा? ये शुरू यहाँ से होगा कि आप लोग मुझे इसी पैसा करेंगे, जैज़ कैश करेंगे, मेरे पेट्रन बनेंगे। यहाँ से ये सिलसिला शुरू होगा, और फिर ये ट्रांसलेट होगा पहले ख़ित्ते में, फिर पूरी दुनिया में। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।